नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की ऑफ सेमेस्टर नंबर 4, उसकी यूनिट नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी हेडिंग क्या है, इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये इसकी हेडिंग है, तो ये हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में फुल डिटेल वर्जन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, या फिर पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। ठीक है, तो इसके अगर सिलेबस की मैं बात करूं तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट, हर चीज का जरूरी है समझना, तो वही इसका भी सिलेबस है। देन फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। देन थर्ड टॉपिक क्या आता है, ऑब्स्टेकल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं। देन फोर्थ टॉपिक आपका आता है इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, तो जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन द इंडिविजुअल्स इन एनी इकोनॉमी, उसके बीच में जो इनइक्वालिटीज है उसको समझना है। एंड देन सेकंड लास्ट टॉपिक आपका है कंसेप्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडेक्सेस ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो टर्म है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से इंडेक्स हैं। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट टॉपिक में कई सारे सब टॉपिक्स हैं, दैट इज फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्रीन इंडेक्स, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, हैप्पीनेस प्लैनेट इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं आज के डिस्कशन के, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या कहता है, तो व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अगर हम जनरल टर्म में बात करें, इकोनॉमिक प्रोग्रेस का मतलब क्या है, जब इकोनॉमी ऑफ एनी नेशन या ऑफ एनी हाउस होल्ड जब वो इंक्रीज हो, प्रोग्रेस मतलब एक बढ़ते हुए ग्राफ में जब वो इंक्रीमेंट लेवल पे बढ़ती जाए, मतलब हमेशा एक स्टेज पे इंक्रीज होती जाए, तो दैट इज नोन एज प्रोग्रेस। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस मतलब क्या है, इंप्रूवमेंट इन अ कंट्रीज इकोनॉमी। ठीक है, तो एक कंट्री की इकोनॉमी जो है जब वो इंप्रूव होगी, तो ऑब्वियसली जो उसके रेजिडेंट्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं या सिटीजन्स हैं, उनकी भी इकोनॉमी क्या होगी, इंक्रीज होगी या फिर प्रोग्रेसिव होगी। फिर उसके बाद देखें अगर, तो क्या है, इट इंक्लूड्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। ठीक है, तो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो दैट इज द क्वांटिटेटिव चेंज, मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, और डेवलपमेंट की अगर बात करें तो क्या है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है, मतलब इट इज अ क्वांटिटेटिव टर्म एंड इट इज एन क्वालिटेटिव टर्म। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलें तो क्या है, ऑफन मिसअंडरस्टूड एज द सेम बट दे आर डिफरेंट सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ज्यादातर टर्म्स में सेम समझा जाता है, एक ही बात है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये दोनों अलग है, एक क्वालिटेटिव है और एक क्वांटिटेटिव। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलें तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ focus on increase in output whereas economic development includes overall welfare and living standards। ठीक है, तो जब इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ेगा, मतलब जैसे फैक्ट्रीज जो हैं वो आउटपुट बढ़ा रही हैं, तो इकोनॉमी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो दैट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ, जहां पे इंक्रीज इन आउटपुट हो रहा है। पर अगर इंक्रीज इन वेलफेयर हो जाए, मतलब ओवरऑल वेलफेयर अच्छा हो जाए, एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स अगर किसी इंडिविजुअल के बढ़ रहे हैं या फिर रेसिडेंट्स के बढ़ रहे हैं, तो क्या माना जाएगा, तो उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट माना जाएगा। ठीक है, देन आगे चलते हैं, अब देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली। तो डेफिनेशन अगर देखें तो इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ऑब्वियसली अभी हमने डिस्कस किया था कि जब इंक्रीज इन इकोनॉमी होगा तो क्या होगा, वो इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगा। तो जब नेशनल इनकम बढ़ती है, जैसे जीडीपी और या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जब दोनों चीजें बढ़ती हैं ओवर द टाइम, तो क्या कहा जाता है, दैट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, देन उसके बाद आगे करें तो क्या है, मेजर्ड इन परसेंटेज इंक्रीज इन रियल आउटपुट। ठीक है, तो उसका जो मेजरमेंट का फॉर्मूला है, बोला जाता है ना कितने परसेंट ग्रोथ हुई, तो ऑब्वियसली हमेशा ये परसेंटेज में देखा जाता है। देन उसके बाद फोकस इज ऑन प्रोडक्शन एंड इनकम एक्सपेंशन, तो इसका फोकस किस पे है, प्रोडक्शन बढ़ाने पे और इनकम को एक्सपेंड करने पे, मतलब इनकम को बढ़ाने पे। ठीक है, तो ग्रोथ का दो एस्पेक्ट पे फोकस है, दैट इज द प्रोडक्शन, उसको बढ़ाओ, और इनकम उसको बढ़ाओ। ठीक है, देन उसके बाद इफ अ कंट्री प्रोड्यूसेस मोर गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर इट इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो अगर कोई कंट्री गुड्स और सर्विसेज को ज्यादा लेवल पे प्रोड्यूस कर पा रही है एज कंपेयर टू द प्रीवियस लेवल, ठीक है, मान लो पहले एक्स अमाउंट होती थी, अब जो होता है वो 10x होता है, मतलब 10 गुना बढ़ी, तो क्या है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। ठीक है, देन आगे चलते हैं, अब देखते हैं फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। सबसे पहले ये क्या है, क्वांटिटेटिव है, मतलब कि क्वांटिटी मतलब ज्यादा उस पर फोकस कर रहा है, मतलब ज्यादा नंबर्स पे फोकस कर रहा है। ठीक है, देन मेजर्ड थ्रू जीडीपी पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के थ्रू या फिर पर कैपिटा इनकम के थ्रू इसको मेजर किया जाता है। एंड देन डज नॉट कंसीडर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है ये कंसीडर नहीं करता। मान लो एक्स, वाई और जेड तीन लोग हैं। ठीक है, अब तीन लोग में मान लो इसकी 10 के इनकम थी, इसकी 20 के इनकम थी और इसकी 30 के इनकम थी। ठीक है, अब क्या हुआ, सपोज दैट एक्स की इनकम रह गई कितनी, 7 के। ठीक है, y की कितनी हुई, y की मान लो 25 के हो गई। ठीक है, और z की कितनी हो गई, मान लो 31 के। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल तीनों का क्लब करके देखा जाए तो यहां पर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, इस वाले केस में ग्रोथ हो रहा है,
पर एग्जैक्टली अगर देखोगे तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में देखो अगर, तो एक्स का ग्रोथ नहीं हुआ, एक्स का बल्कि उल्टा हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान नहीं देता, बल्कि ओवरऑल ग्रोथ पे देता है कि भाई इनकम बढ़ी या नहीं बढ़ी। ठीक है, देन उसके बाद शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंक्रीज पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें दोनों ही चीजें हो सकती है, शॉर्ट टर्म में भी इंक्रीज हो सकता है ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म में भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो ग्रोथ कैन अकर इवन इफ ओनली स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी बेनिफिट्स। ठीक है, तो अगर एक स्मॉल सेक्शन को भी बेनिफिट हो रहा है, कुछ लोगों को ही बेनिफिट हो रहा है, तब भी ग्रोथ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें थर्ड एग्जाम्पल देता हूं, मान लो कि एक्स, वाई और जेड तीन लोग हैं। अब एक की इनकम है 10 के, एक की इनकम है 20 के एंड एक की इनकम है 30 के। ठीक है, ये इनकम है। अब क्या हुआ, मान लो ये जिस सेक्टर में काम करता था वो टेक्सटाइल का सेक्टर था। ठीक है, टेक्सटाइल के सेक्टर ने बूस्ट किया, ग्रो किया, और वाई की इनकम कितनी हो गई, 40 के हो गई। ठीक है, और ये दोनों का सेक्टर, मान लो इसका कार मार्केट का सेक्टर था, ठीक है, और इसका आईटी सेक्टर था। ठीक है, अब मान लो कि कार मार्केट और आईटी सेक्टर का जो जगह थी वो वीक हुई, वो क्रैश हुई, तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, एक्स की इनकम मान लो हो गई 7 के, 8 के मान लो। ठीक है, और वाई की इनकम कितनी हो जाएगी, मान लो 28 के। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पर वाई को छोड़ के एक्स और जेड दोनों की इनकम में रिडक्शन हुआ है, मतलब फॉल हुआ है। पर अगर आप ओवरऑल ग्रोथ देखोगे ऑफ द इकोनॉमी, तो ओवरऑल ग्रोथ हुई है, सिंस जो वाई की जो इनकम थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरीके से देन आगे चलते हैं। अब आता है क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको समझते हैं। डेफिनेशन देखें अगर, प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वेलबींग। ठीक है, तो वहां पर क्या है, क्वांटिटी मैटर कर रही है, यहाँ पे क्वालिटी मैटर कर रही है। ठीक है, इंक्लूड्स एजुकेशन, हेल्थ, इक्वालिटी एंड पॉवर्टी रिडक्शन। ठीक है, तो जब गरीबी कम हो, एजुकेशन बेटर हो, हेल्थ बेटर हो, तो वो सब चीजें क्या है, वो डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है। ठीक है, देन उसके बाद ब्रॉडर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ का जो फंडा है उससे बहुत ज्यादा ब्रॉड है किसका, डेवलपमेंट का फंडा। और जो डेवलपमेंट है वो किस पे, रियल चीज पे फोकस करती है, दैट इज द एजुकेशन, हेल्थ एंड इक्वालिटी एंड द पॉवर्टी रिडक्शन। ठीक है, देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखें अगर, तो डेवलपमेंट इंश्योर्स दैट इकोनॉमिक बेनिफिट्स रीच ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, तो सब तक ये पहुंचे, इसलिए इसका फोकस क्या है, ये डेवलपमेंट का फोकस है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब क्या फीचर्स हैं समझ लेते हैं। तो सबसे पहला, इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही आ जाते हैं। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है तो उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंक्लूसिव होगा, सिंस इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना पर्टिकुलर सेक्टर को डेवलपमेंट में माना नहीं जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद फोकस ऑन ह्यूमन वेलफेयर, तो मेन फोकस किस पे है, ह्यूमन वेलफेयर पे है, क्वालिटी पे है, स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने में है। देन इंक्लूड्स स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को चेंज करना, सिंस एजुकेशन वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व है, तो इंस्टीट्यूशन और स्ट्रक्चर्स को चेंज करने में इसका फोकस है। देन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट है, मतलब ये शॉर्ट टर्म में नहीं देखा जाता डेवलपमेंट, हमेशा लॉन्ग टर्म में देखा जाता है। प्लस सस्टेनेबल है, मतलब जो मार्केट में सस्टेन कर सकता है। ठीक है, देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखें अगर, डेवलपमेंट इज अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द सोसाइटी, नॉट जस्ट इंक्रीजिंग इनकम। ठीक है, तो इनकम बढ़ाना सिर्फ फोकस नहीं है, बल्कि इनकम बढ़ाने के साथ साथ सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, तो ये फोकस किसका है, डेवलपमेंट का। देन उसके बाद आ जाओ, अब ये क्या है, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट की कंपैरिजन टेबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिफोर द एग्जाम जल्दी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो नेचर, फोकस, स्कोप एंड मेजरमेंट, तीन उस पे बेसिस पे ये टेबल बनी है। तो इसमें देखें अगर, तो नेचर क्या है, ये क्वांटिटेटिव है और ये क्वालिटेटिव। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव है और ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव। ठीक है, देन फोकस किस पे है, इसका ग्रोथ का इनकम इंक्रीज पे फोकस है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वेलफेयर पे फोकस है। देन स्कोप अगर देखें तो ग्रोथ का नैरो है, सिंस उसका इनकम पे ही फोकस है, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका ब्रॉड फोकस है। ठीक है, देन उसके बाद मेजरमेंट अगर देखें तो जीडीपी और जीएनपी में होता है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एचडीआई, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सेट्रा, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह वगैरह, ये इसका मेजरमेंट का फंडा है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। अब आपका आता है क्या, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, सबसे पहला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई जिसको बोला जाता है। देन लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉवर्टी लेवल्स एंड एम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये बेसिकली क्या है, ये इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट है। तो अगर ये चीजें इंक्रीज हो रही हैं, इसका मतलब किसी भी इकोनॉमी में डेवलपमेंट की स्टेज चल रही है, मतलब वो इकोनॉमी डेवलप हो रही है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है समझ लेते हैं। ग्रोथ जो है जरूरी है किस लिए, डेवलपमेंट होने के लिए। सिंस आप इस तरीके से समझो कि ये डेवलपमेंट है और ये ग्रोथ है। ठीक है, तो ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट है, इसलिए डेवलपमेंट हो, इसलिए ग्रोथ जरूरी है इन द फील्ड। ठीक है, देन उसके बाद, बट ग्रोथ अलोन इज नॉट सफिशिएंट, सिर्फ ग्रोथ सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि ग्रोथ का मतलब क्या है, इनकम इंक्रीज होना। तो इनकम इंक्रीज होना
फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जरूरी है, फॉर द क्वालिटी पर्पज जरूरी है, पर सिर्फ इनकम इंक्रीज होना जरूरी नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद अनइक्वल ग्रोथ कैन लीड टू इनइक्वालिटी। तो अनइक्वल ग्रोथ जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया कि भाई एक सेक्टर के लोगों की सैलरी कम हो रही है सिंस वो सेक्टर डाउनफॉल में जा रहा है, पर बाकी सेक्टर्स के लोगों की सैलरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर अनइक्वल ग्रोथ है या फिर अगर कोई ऐसी ग्रोथ है जो एक पर्टिकुलर फील्ड में ही हो रही है, तो उससे इनकम इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ जाएगी। देन उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ लीड्स टू डेवलपमेंट। तो जब ग्रोथ इस लेवल पे हो कि जहां पर सारे सेक्टर्स का ग्रोथ हो रहा हो, साथ ही साथ लोगों का ग्रोथ के साथ उनका स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा हो, तो क्या होगा, वो डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है, देन आगे चलते हैं। तो ये आपका कंक्लूजन है ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये देख लो एक बार आप लोग, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको इसके डिटेल्ड पीडीएफ चाहिए, सिंस ये भी सफिशिएंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप इतना भी मेमोराइज करके लिख देते हो और इसको एक्सप्लेन कर देते हो जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, तो आपके काम हो जाएगा। पर इन केस अगर आपको डिटेल में समझना है, पीडीएफ चाहिए, तो आप इस वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, देन आगे चलते हैं। फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, तो बेसिकली दो फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के। पहला फैक्टर क्या है, इकोनॉमिकल, मतलब जहां पे पैसा या फिर इकोनॉमी इन्वॉल्व है, और दूसरा फैक्टर क्या है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसमें अदर कंडीशंस इन्वॉल्व हैं, लाइक जॉब क्रिएशन, लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर एटसेट्रा। ठीक है, तो अब समझते हैं पहले क्या है कि व्हाट ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता किस वजह से है, पहले समझ लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स है, सबसे पहला इकोनॉमिक फैक्टर है और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है, जो हमारा सिलेबस ही है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स का क्या मीनिंग है देख लेते हैं। तो फैक्टर्स डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज। तो मतलब जो चीज डायरेक्टली इकोनॉमी को इफेक्ट करती है, जैसे प्रोडक्शन, और किन चीजों पे बेस्ड है वो प्रोडक्शन, मतलब रिसोर्सेज, तो ये चीजें क्या है, ये डायरेक्टली इकोनॉमी को इफेक्ट करती हैं। तो जब ये चीजें डायरेक्टली इकोनॉमी को इफेक्ट करती हैं, तो क्या होता है, वो ग्रोथ को इफेक्ट करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, देन इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनकम। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली आउटपुट जब बढ़ेगा, जब कंपनीज का आउटपुट बढ़ेगा, तभी तो वो इनकम बढ़ाएंगी लोगों की। ठीक है, तो इसलिए जो लेवल ऑफ आउटपुट है और जो इनकम है, वो इन्फ्लुएंस होता है किससे, इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ से। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं, मेजरेबल इन इकोनॉमिक टर्म्स। ठीक है, तो ये बेसिकली इकोनॉमिक टर्म्स में मेजरेबल है। इकोनॉमिक टर्म्स का मतलब क्या है, क्वांटिटी एंड रुपीस। ठीक है, तो उसके बाद देखें तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दीज आर टेंजिबल एलिमेंट्स लाइक कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स द ग्रोथ। ठीक है, तो कैपिटल, लेबर और टेक्नोलॉजी एटसेट्रा जो डायरेक्टली आउटपुट और इनकम को अफेक्ट कर सकती है, वो सब इकोनॉमिक ग्रोथ का एक एस्पेक्ट है। देन आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, वाटर, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट, तो ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। इसको मैन मेड नहीं किया जा सकता, ना कोई इंसान बना पाया है, ना कोई बना पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एसेंशियल है फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी। अगर लैंड ही नहीं होगा तो फैक्ट्री सेटअप कहां करोगे, वाटर नहीं होगा तो चीजें कैसे मैनेज होगी, वर्किंग कैसे होगा। ठीक है, एंड मिनरल्स जो कि रिक्वायरमेंट है एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन, एंड फॉरेस्ट वगैरह जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, वो सब चीजें अगर नहीं होंगी तो किस तरीके से प्रोडक्शन होगा, ऑब्वियसली इस पे इफेक्ट आएगा, एडवर्स इफेक्ट आएगा, और एडवर्स इफेक्ट होने की वजह से जो इनकम इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो जाएगा। देन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेयर अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो अवेलेबल होना एक अलग बात है, पर जो चीजें अवेलेबल हैं उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना इस लेवल पे कि जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब अगर मान लो कि 10 वुड्स अवेलेबल है, ठीक है, 10 किलोग्राम्स ऑफ वुड्स अगर अवेलेबल है, तो उसको इस तरीके से यूटिलाइज करो कि उसमें वेस्टेज मिनिमम हो जाए और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है, तो देन आगे चलते हैं। फिर आता है क्या, कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल लाइक मशीन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा, तो ये सब क्या है, ये कैपिटल का पार्ट है। जो मशीन्स लेना, जगह लेना, लैंड लेना, ये सब कैपिटल्स का पार्ट है। एंड देन इंक्लूड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, तो इसमें दोनों चीजें इंक्लूडेड है, सेव करना एज वेल एज जो आपका सेव्ड मनी है उसको इन्वेस्ट करना। देन इंक्रीजेस प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, तो जब कैपिटल ज्यादा होगा, मशीनरी ज्यादा होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या, हायर इन्वेस्टमेंट लीड्स टू मोर प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्सपेंशन पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, देन आगे चलते हैं। उसके बाद आता है क्या, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, लेबर यहाँ पे। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ लेबर मतलब एजुकेशन, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर एंड हेल्थ ऑफ द लेबर, ये जरूरी है। अगर एजुकेटेड लेबर होगा तो उसके पास इनोवेटिव आइडियाज भी हो सकते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्शन को इंक्रीज करा जाए या किस तरीके से प्रॉफिट को बढ़ाया जाए। ठीक है, देन उसके बाद स्किल्ड लेबर होगा, तो जो वर्किंग उसकी होगी उससे क्या होगा, वो एफिशिएंटली वर्क करके कम टाइम में ज्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा।
और अगर हेल्थ उसकी सही रहेगी, हेल्थ उसकी अच्छी रहेगी और वर्किंग कंडीशंस अगर अच्छी रहेगी तो क्या होगा, वो ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा विदाउट टेकिंग द लीव्स, ठीक है। देन उसके बाद स्किल्ड वर्कफोर्स इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली अगर स्किल्ड लेबर है, उसको पता है कि काम कैसे करना है, तो ऑब्वियसली उसको ट्रेंड है एक तरीके से, अगर ट्रेंड है तो प्रोडक्शन बढ़ाएगा ही, बिकॉज कम टाइम में वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। देन उसके बाद पॉपुलेशन कैन बी एन एसेट इफ प्रॉपर्ली ट्रेंड। तो अगर पॉपुलेशन प्रॉपर्ली ट्रेंड है तो जब ज्यादा पॉपुलेशन होगी तब भी वो एसेट ही रहेगा फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। पर अगर ट्रेंड नहीं है, पॉपुलेशन ऐसे बेवकूफ है, तो उसको पॉपुलेशन को पता ही नहीं होगा कि किस तरीके से इकोनॉमी इफेक्ट होती है और किस तरीके से जो है चीजें चलती हैं, और वो प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, और जिसकी वजह से जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा ऐसी पॉपुलेशन पे, और जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद एजुकेटेड एंड हेल्दी वर्कर्स कंट्रीब्यूट मोर इफेक्टिवली टू द सोसाइटी, ठीक है। तो बेसिकली जो एजुकेटेड लोग हैं और जो हेल्दी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो इफेक्टिव ग्रोथ देते हैं टू द सोसाइटी, ठीक है। देन आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है। तो बेसिकली इट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जब यूज ऑफ एडवांस टेक्निक इन प्रोडक्शन, जब एडवांस टेक्निक आ जाएगी तो प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। देन प्रमोट्स एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। सिंस देखो पहले क्या था, जो हमारा मोबाइल टॉक टाइम प्लान था, ठीक है, वो क्या था, वो बहुत कॉस्टली था, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे 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 चीजें बढ़ी और अब जो है अनलिमिटेड पैकेज आ गया, अनलिमिटेड पैकेज आ गया। अब आप कितनी भी बात करो किसी से भी, कोई भी चार्जेस स्पेसिफिकली नहीं करते, चाहे आप बात करो चाहे मत करो, आपने एक बेसिक रिचार्ज कराया है, दैट इज अनलिमिटेड रिचार्ज, और फिर आप कर सकते हो अपनी तरीके से बात। तो कहने का मतलब क्या है कि जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हुआ उससे क्या हुआ कि एफिशिएंसी तो बढ़ी लोगों की, साथ ही साथ जो रिडक्शन हुआ किस चीज में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो कंपनीज को कॉस्ट बियर करना पड़ रहा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो थोड़ा कम हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा और लोगों की इनकम बढ़ी। देन इंक्लूड्स डिजिटलाइजेशन एंड ऑटोमेशन, ठीक है। तो वर्क क्या हुआ, ऑटोमेट वर्क पे हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं नोट्स आपको ईमेल पे प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, पर अब क्या हुआ, सिंस लोगों को चाहिए थे और मुझे काम ऑटोमेट करना था ताकि मैं बाकी जगहों पर भी फोकस कर सकूं, तो इसलिए मैंने क्या करा, वेबसाइट का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। अब जिसको नोट्स चाहिए वेबसाइट पे जाकर के डायरेक्टली लॉगिन करके पे करके नोट्स वहीं पे एक्सेस कर लेगा। तो ऑटोमेटेड वर्क हो गया, मतलब एक चेन बन गई जहां पर लेस इन्वॉल्वमेंट हुआ, प्लस डिजिटलाइजेशन हो गया पूरी तरीके से। आपको हार्ड कॉपी में चाहिए, आपको कहीं भी चाहिए, आप कहीं भी बैठ के उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आगे चले तो क्या है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज अ की ड्राइवर फॉर मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस जरूरी है, ठीक है। देन आगे चलते हैं, अब आते हैं हमारे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो पहले थे ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। अब क्या है, फैक्टर्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। तो जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो दोस फैक्टर्स आर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंस ग्रोथ इनडायरेक्टली थ्रू एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो जो एनवायरनमेंट और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ग्रोथ को इन्फेक्ट करे, मतलब ग्रोथ को बढ़ाए या घटाए, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। देन इवन विद रिसोर्सेज ग्रोथ में फेल विदाउट प्रॉपर गवर्नेंस एंड सोशल कंडीशंस, ठीक है। तो सोशल कंडीशंस और प्रॉपर गवर्नेंस के बिना आपको दुनिया भर के रिसोर्सेज भी दे दिए जाए तब भी आप जो है प्रोडक्शन को बढ़ा दो, ऐसा जरूरी नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी चीजें कर लो, कितने भी अच्छे नोट्स ले लो, पर अगर आप सेल्फ नहीं पढ़ोगे, साथ ही साथ आपको फैमिली बैकग्राउंड अगर नहीं मिले इस तरीके का कि आपको पढ़ने का मौका मिले, तो कहां से आप पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर गवर्नेंस एंड सोशल कंडीशंस जो है वो मैटर करती हैं। जैसे होता है ना कि दोस्तों में अगर कोई पढ़ रहा हो तो बोलते हैं अरे तू बहुत पढ़ाई कर रहा है, टॉप करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली ये है कि सोशल कंडीशंस आपको अच्छी चुननी चाहिए, साथ ही साथ फैमिली बैकग्राउंड भी इस तरीके का होना चाहिए कि जो फैमिली सपोर्ट होता है वो भी जरूरी होता है, ताकि आप अच्छे से इफेक्टिवली पढ़ाई कर सको। सिमिलरली यहां पर क्या है, इफेक्टिव ग्रोथ के लिए इफेक्टिव गवर्नेंस एंड सोशल कंडीशन जरूरी है कि जो ग्रोथ हो रही है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करे और गवर्नेंस उसको अच्छे से रेगुलेट करे, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या होते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये जरूरी है, देन सोशल एटीट्यूड एंड कल्चर, एंड देन एजुकेशन एंड अवेयरनेस जरूरी है, देन लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जरूरी है, देन करप्शन लेवल का रिड्यूस होना जरूरी है, सिंस हायर करप्शन जो होगी वो ग्रोथ को फ्लो करेगी, एंड देन एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड पॉजिटिव सोशल वैल्यूज क्रिएट फेवरेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब सारी चीजें अच्छी हो, जब पॉलिटिकली स्टेबल हो मार्केट, या फिर सोशल एटीट्यूड और कल्चर लोगों का इस तरीके से हो कि वो एक्सेप्ट और अडेप्ट करने वाले हो, एंड एजुकेशन लेवल अच्छा हो और अवेयरनेस लोगों में अच्छी हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे ग्रोथ इजी हो जाएगी, प्लस ग्रोथ पॉसिबल होगी। देन दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, द फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स प्रोवाइड मींस ऑफ ग्रोथ, ठीक है।
तो मीन्स ऑफ ग्रोथ जो है इकोनॉमिक फैक्टर से हमें मिलता है। देन नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स प्रोवाइड इन्वायरमेंट फॉर ग्रोथ, ठीक है। तो इन्वायरमेंट जिसमें बोलते हैं ना कि पौधे को डेवलप होने के लिए पानी और खाद के अलावा हवा भी चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज, देन उसके बाद बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी पे किसी चीज को यूटिलाइज करने के लिए दोनों का रिक्वायरमेंट जरूरी है। देन आगे चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं ऑब्स्टेकल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्या ऑब्स्टेकल्स है? सबसे पहले व्हाई डू कंट्रीज फेल टू डेवलप, क्यों फेल हो जाती हैं, ये समझ लेते हैं। नॉट ऑल कंट्रीज अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट इक्वली, ठीक है, बिकॉज वेरियस स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक एंड सोशल बैरियर्स हिंडर प्रोग्रेस, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो वर्क कर रही हैं, सस्टेन हो रही हैं, पर वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे अचीव नहीं हो पा रही। रीजन क्या है? द सोशल बैरियर्स, द इकोनॉमिक बैरियर एंड द स्ट्रक्चरल बैरियर, ठीक है। तो इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है और ये ऑब्स्टेकल की तरह खड़े हैं उनके सामने कि वो डेवलप नहीं हो पा रहे, ठीक है। देन आगे चलते हैं, पहला बैरियर अगर देखें तो क्या है? पॉवर्टी, मतलब लार्ज पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो जब पैसा ही नहीं है तो ग्रोथ कहां से होगी या फिर डेवलपमेंट कहां से होगी? देन लो परचेसिंग पावर रिड्यूसेस डिमांड, ठीक है। तो जब लोगों की परचेसिंग पावर लो है तब भी मान लो किसी के पास पैसा भी है पर उसने अपने आप को इस तरीके से बांध रखा है कि वो एक एक रुपए को यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है, पर उसकी परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी? वो लो हो जाएगी, बिकॉज वो कुछ भी एडिशनल परचेज नहीं कर सकता, ठीक है। देन लिमिट्स सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे जब लिमिट्स है तो उसकी वजह से क्या है? पॉवर्टी की वजह से लिमिट्स है और लिमिट्स की वजह से ग्रोथ या फिर कहूं तो डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पॉवर्टी क्रिएट्स विशियस साइकिल, कैसे? लो इनकम, लो सेविंग्स, लो इन्वेस्टमेंट एंड लो ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ लिख लो या फिर डेवलपमेंट, ठीक है। तो सारी चीजें, जब लो इनकम होगी तो लो सेविंग्स होगी, लो सेविंग्स होगी तो लो इन्वेस्टमेंट होगी, और लो इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर ग्रोथ या डेवलपमेंट भी लो होगी, ठीक है। देन आगे चलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? कि जो लोग वर्किंग क्लास के हैं, मतलब पहली बात विलिंगनेस टू वर्क, ठीक है। देन दूसरी बात अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स, दोनों चीजें जरूरी हैं। पहला कि आप लीगली एज में आ चुके हो कि आप वर्क कर सकते हो, दूसरा आप एज में आने के बाद आपके अंदर इच्छा शक्ति है वर्क करने की, जॉब करने की। देन तीसरी बात आती है द अवेलेबिलिटी ऑफ द जॉब्स, ठीक है। तो ये चीज डिसाइड करती है क्या? अनएम्प्लॉयमेंट को। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि जब एज भी है और विलिंगनेस भी है, तब जाकर के अगर जॉब नहीं है तो दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देन उसके बाद अगर कहें तो दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि जॉब तो अवेलेबल है पर विलिंगनेस नहीं है, ठीक है। विलिंगनेस नहीं है पर जॉब अवेलेबल है, तो क्या होगा? अगर आपकी एज पूरी हो गई तो दैट इज ऑल्सो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देन उसके बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देन अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि विलिंगनेस है, जॉब है, आप जॉब कर रहे हो, पर आपको जो पेमेंट मिलता है, जो पेमेंट मिलता है वो आपका कम है बाकी लोगों की तुलना में, तो दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। या फिर आप ओवर क्वालिफाइड हो फॉर द जॉब और फिर भी आप वो जॉब कर रहे हो, ड्यू टू द हायर लेवल जॉब्स आर नॉट अवेलेबल, तो दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये चीजें हैं, दोनों चीजों को समझ लो। देन आगे चलते हैं, फिर आता है क्या? लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो जब लो सेविंग्स होगी और लो इन्वेस्टमेंट लेवल होंगे तो पुअर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो जाएंगे और लिमिटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो जाएगी, ये तो क्लियर ही है। देन आगे चलते हैं, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब जब हाई डिपेंडेंसी रेशियो हो जाएगा, मतलब घर में कमाने वाला एक है और खाने वाले 5, ठीक है, तो क्या होगा? हाई डिपेंडेंसी रेशियो, ठीक है। देन प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, फूड, लैंड एंड जॉब्स पे जब प्रेशर आ जाएगा, जब काम करने वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे प्लस जॉब अवेलेबिलिटी कम, सिर्फ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या फिर लैंड की रहने की कमी हो रही है, सिर्फ पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ चुकी है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ चुकी है, तो इससे क्या होगा? रिड्यूसेस पर कैपिटा इनकम, इससे रिड्यूसेस जो इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगी। और इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ कैन ऑफसेट इकोनॉमिक गेन्स, ठीक है। तो पॉपुलेशन इज ऑलवेज अ फैक्टर, मतलब पॉपुलेशन आपके एक तरीके से बोन भी की तरह भी काम कर सकता है और बेन की तरह भी काम कर सकता है, मतलब वरदान की तरह भी काम कर सकता है और श्राप की तरह भी। अगर आपकी पॉपुलेशन क्या है? स्किल्ड है, ठीक है, स्किल्ड है या एजुकेटेड है, तो उस केस में जो पॉपुलेशन होगी वो यूजफुल होगी और उसे पता होगा कि प्रोडक्शन बढ़ानी कैसे, ठीक है। और अगर आपके पास स्किल्ड पॉपुलेशन नहीं है, एजुकेटेड पॉपुलेशन नहीं है, तो यही आउटकम होगा, ठीक है। देन आगे चलते हैं, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जब टेक्नोलॉजी लो लेवल हो या फिर आउटडेटेड प्रोडक्शन टेक्निक्स हो या फिर लो प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी हो उन टेक्नोलॉजीज की, ठीक है, एंड लिमिटेड इनोवेशन हो रही हो उस टेक्नोलॉजी में, तो क्या होगा? तो जो ग्रोथ है वो हडल हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। देन आगे चलते हैं, देन आओ क्या? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही पुअर हो, जैसे
इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर कम्युनिकेशन की दिक्कत, ठीक है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ कैसे होगा? हिंडर्स इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड एक्टिविटीज, ठीक है। तो जस्ट इंडस्ट्रीज और ट्रेड एक्टिविटीज को इफेक्ट डालती है एडवर्स इफेक्ट, एंड इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो आइटम या प्रोडक्ट का रेट जो होगा महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा तो लोग खरीदेंगे ही नहीं, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं होगी या फिर डेवलपमेंट नहीं होगी, ठीक है। देन आगे चलते हैं, तो क्या स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर स्मूथ इकोनॉमिक फंक्शनिंग, ठीक है। तो इकोनॉमिक फंक्शनिंग के लिए स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। देन नॉन इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स, तो नॉन इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स अगर देखें तो वही जो हमने अभी डिस्कस किया था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन, सोशल इनइक्वालिटी, लैक ऑफ एजुकेशन। तो ये सब क्या है कि नॉन इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स है, मतलब जो डायरेक्टली इकोनॉमी को इफेक्ट नहीं करते पर इनका होना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। जैसे पॉलिटिकल स्टेबल होना जरूरी है टू इंकरेज द इंडस्ट्रीज, ताकि लोग आपके देश में इंडस्ट्रीज लगाएं। देन करप्शन का खत्म होना जरूरी है ताकि लोगों को अप्रूवल मिल सके, एंड सोशल इनइक्वालिटी का खत्म होना जरूरी है ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिले। एंड देन लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस का खत्म होना जरूरी है कि जब लोग अवेयर हो और एजुकेटेड हो टुवर्ड्स व्हाट इज द रियल बेनिफिट फॉर देम, ठीक है। तो जब उनको अपना रियल बेनिफिट समझ में आए प्लस अवेयरनेस हो, ठीक है, तो वो चीज हेल्प करेगी ग्रोथ को। देन कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो मल्टीपल ऑब्स्टेकल को फेस करती है, हम डिस्कस कर चुके हैं। बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक बैरियर्स जो है वो होने चाहिए खत्म। देन पॉलिसी फोकस शुड बी ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब सारे वर्क को इंक्लूड करके प्लस जो भी रिसोर्सेज है उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज करना है। देन आगे चलते हैं, अब एक कंसेप्ट आता है दैट इज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। तो इसमें देखते हैं व्हाट इज द इनकम इनइक्वालिटी, क्या इनइक्वालिटी का मतलब है। तो इनइक्वालिटी का मतलब सिंपल सा है, हमने एग्जांपल भी डिस्कस किया था कि एक इकोनॉमी के अंदर जब मल्टीपल लोग काम करते हैं तो उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम है उसकी बात होती है, ठीक है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, ठीक है। तो जब ग्रुप है या इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो डिफरेंट एग्जिस्ट इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, दोनों ही चीजों में एग्जिस्ट करती है, दोनों ही टाइप के देशों में। एंड अ मेजर चैलेंज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये एक मेजर चैलेंज है, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना है तो हर वर्ग का डेवलपमेंट होना चाहिए और जो इनकम इनइक्वालिटी है वो कम होना चाहिए। देन अब देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले क्या है, इट इज द डिफरेंस इन अर्निंग अमंग द पीपल, ठीक है। तो जो लोगों की अर्निंग कैपेसिटी है, जो अर्निंग है उसके बीच के डिफरेंस को इनकम इनइक्वालिटी कहा जाता है। अब ये दो टूल से मेजर करी जाती है, दैट इज गिनी कोफिशिएंट एंड लॉरेंस कर्व, ठीक है। तो बेसिकली गिनी कोफिशिएंट का मतलब क्या है, द गिनी कोफिशिएंट मेजर्स इनकम इनइक्वालिटी फ्रॉम 0 दैट इज परफेक्ट इक्वालिटी एंड टू 1% दैट इज परफेक्ट इनइक्वालिटी। जैसे हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था इन द मैथ की प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 to 1 के बीच में होती है। सिमिलरली जो गिनी कोफिशिएंट है वो भी 0 to 1 के बीच में होगा। 0 का मतलब क्या है, परफेक्ट इक्वालिटी, मतलब सबके बीच में इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और 1 का मतलब क्या है, परफेक्ट इनइक्वालिटी, मतलब जो इनइक्वालिटी है वो बहुत ज्यादा फैली हुई है इन द मार्केट, ठीक है। तो गिनी कोफिशिएंट बताएगा व्हाट इज द इनकम इनइक्वालिटी डिफरेंस। देन लॉरेंस कर्व क्या है, द फर्दर द कर्व गोज डाउन फ्रॉम दिस लाइन द हायर द इनइक्वालिटी, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं, कर्व मैंने एक ग्राफ भी बनाया हुआ है, तो लॉरेंस कर्व को मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं, सिंस जो फोटो है वो व्हाइट है तो कैमरा में आ नहीं रही है, ठीक है। तो लॉरेंस कर्व कुछ इस तरीके का है, ठीक है, जहां पर एक तरफ है कॉम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम, ठीक है, और दूसरी तरफ है कॉम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं। तो यहां से जो लाइन जा रही है तो दिस इज द परफेक्ट इनकम, ठीक है। तो ये जो लाइन है दिस इज द परफेक्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहां से ये जो कर्व गया ये क्या है, ये है आपका लॉरेंस कर्व। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा ये कर्व जो है इस लाइन से दूर रहेगा, परफेक्ट लाइन से जो दूर रहेगा, तो उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा इनकम का डिफरेंस होगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस होगा, ठीक है। देन अब आ जाओ टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो टाइप्स अगर देखें तो क्या क्या है, सबसे पहला पर्सनल इनइक्वालिटी, मतलब बिटवीन द इंडिविजुअल्स, कि मेरी इनकम मान लो आपसे कम है या ज्यादा है, ठीक है। देन रीजनल इनइक्वालिटी, रीजनल इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, बिटवीन एरियाज एंड द स्टेट, कि एक स्टेट और एक एरिया की जो इनकम है वो अदर स्टेट और अदर एरिया से ज्यादा है या कम है, ठीक है। देन फंक्शनल इनइक्वालिटी, मतलब बिटवीन वेजेस, रेंट एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके बीच में जो डिफरेंसेस हैं। देन एक्सप्लेनेशन अगर देखिए, इनइक्वालिटी कैन एग्जिस्ट एट मल्टीपल लेवल्स विद इन एन इकोनॉमी, ठीक है। देन आगे चलते हैं, अब आता है आपका क्या, कॉजेज ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, क्या क्या कॉजेज है समझ लेते हैं। सबसे पहला अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, तो जो रिसोर्सेज हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, तो इसलिए जो इनकम है वो भी अनइक्वल है।
देन डिफरेंस इन एजुकेशन एंड स्किल्स, तो हर इंडिविजुअल हर लेवल पे डिफरेंटली एजुकेटेड और स्किल्स से डिफरेंट है, तो इसलिए उसके बीच में इनकम डिफरेंसेस भी हैं। देन अनइक्वल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तो अनइक्वल है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन सम एरियाज ज्यादा है, इन सम एरियाज कम है, इसलिए डिफरेंस है। एंड देन इनहेरिटेंस एंड वेल्थ कंसंट्रेशन, ठीक है, तो लोगों को क्या हुआ कि जो अमीर घर का बच्चा हुआ उसको बहुत सारा पैसा प्रॉपर्टी पैदा होते ही मिल गई, और वेल्थ जो है उनके हाथ में कंसंट्रेट होती गई बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज या बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस, बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एजुकेशन एंड स्किल्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो रिच है वो रिच होता जा रहा है और जो पुअर है वो पुअर होता जा रहा है, ठीक है। देन आगे चलते हैं। इकोनॉमिक कॉज अगर देखें तो क्या है, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन, मतलब जब जो प्रोडक्शन है वो किसको इंक्रीज करे, कैपिटल को इंक्रीज करे। देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फेवरिंग स्किल्ड लेबर, तो जो स्किल्ड लेबर है उसको फेवर मिले कैसे, टेक्नोलॉजीज के थ्रू, जब टेक्नोलॉजीज एडवांस होंगी तो स्किल्ड लेबर की स्किल्स की वजह से जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। एंड देन मार्केट इम्परफेक्शंस, ठीक है, तो जो मार्केट है वो भी इन्फ्लुएंस करती है ऑफ द आउटपुट। देन अब देखते हैं क्या नॉन इकोनॉमिक कॉजेस अगर देखें तो क्या है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी एग्जिस्ट करता है, दैट इज बेस्ड ऑन द कास्ट और द जेंडर, ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिटेड भी है, वो चीज जब एग्जिस्ट करती है इन द सोसाइटी तो क्या है, वो अफेक्ट करती है ग्रोथ को। देन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड करप्शन, ठीक है, ये भी एक कॉमन सी बात है। एंड अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एटसेट्रा, ठीक है, तो ये भी एक कॉमन सी बात है। देन इफेक्ट्स ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, क्या इफेक्ट्स हैं, सबसे पहला पॉवर्टी एंड सोशल अनरेस्ट होगा, जब भी इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो पॉवर्टी मतलब गरीबी और सोशल अनरेस्ट बढ़ेगा, लोगों के अंदर द्वेष भावना आएगी। देन रिड्यूस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि एक वर्ग तो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है प्लस दूसरा वर्ग जो है वो नहीं कर पा रहा, ठीक है। देन अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, सिंस ग्रोथ में है जो पॉवर्टी से नहीं बीत रहा, जो अमीर है, जो मिडिल क्लास है, वो उसके पास एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी प्लस स्किल्स उसकी ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू द पॉवर्टी वाला पर्सन, सिंस दे आर एबल टू स्पेंड ऑन दीज थिंग्स। देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। देन आगे चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं व्हाट आर द मेजर्स टू रिड्यूस द इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है। सबसे पहला प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, मतलब जो लोग अमीर हैं उनपे टैक्स ज्यादा इंपोज किया जाए। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करो। देन एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, सबके लिए इक्वल कर दो। देन वेलफेयर स्कीम्स एंड सब्सिडीज प्रोवाइड करो ताकि जो लोग पिछड़े वर्ग के हैं वो आगे आ सके, ठीक है। देन आगे चलते हैं, अब ये कंक्लूजन हो जाता है दिस टॉपिक, ठीक है, तो इसको एक बार आप देख लेना फॉर द एग्जाम्स। देन उसके बाद चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंसेप्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडेक्सेस ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए डिफरेंट इंडेक्स क्या क्या है ये समझते हैं। तो बेसिकली डेवलपमेंट इज नॉट ओनली अबाउट इनकम, ये हम समझ ही चुके हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट। देन नीड फॉर कंपोजिट इंडिकेटर्स टू मेजर वेलफेयर, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि कौन सी कंट्री कितनी डेवलप्ड है, कितना उसके लोगों का वेलफेयर हो रहा है, इसलिए यहां पर जो स्कीम आई वो ये आई कि कुछ ऐसे पैमाने होने चाहिए जिसपे नापा जा सके। देन इंडेक्सेस हेल्प कंपेयर कंट्रीज एंड ट्रैक प्रोग्रेस, ठीक है, तो इंडेक्स से क्या फायदा है कि कंपेयर करा जा सकता है कंट्रीज को और किस कंट्री में कितना प्रोग्रेस हो रहा है विद टाइम, ये चीज भी कैलकुलेट करी जा सकती है। देन जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम, दिस इज वन ऑफ द इंडेक्स, ठीक है, तो जीडीपी का मतलब क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। देन पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है, जीडीपी डिवाइड बाय द पॉपुलेशन इज द फॉर्मूला फॉर पर कैपिटा इनकम। देन इंडिकेट्स एवरेज इनकम लेवल, इससे क्या है एवरेज इनकम लेवल निकलता है। देन आगे चलते हैं, देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जिसको बोलते हैं, तो ज्यादातर यूज्ड इंडेक्स है ये फॉर द डेवलपमेंट प्रोग्रेस। देन डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहां पे डेवलप हुआ था। देन इसमें क्या डायमेंशंस है, पहला हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड इनकम, ठीक है, तो ये बेसिकली पैमाना है फॉर इंक्रीजिंग द HDI, तो हर कंट्री का एक HDI लेवल। देन आगे चलते हैं, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है, मतलब क्या है, डेवलप्ड बाय मॉरिस डी मॉरिस, ठीक है, इंक्लूड्स लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, तो बेसिकली ये तीन चीजों पे डिवाइडेड है, तो जिसका लिटरेसी रेट ज्यादा, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा, उसका जो PQLI होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। देन आगे चलते हैं, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कंपेयर्स मेल एंड फीमेल, ऑब्वियसली तो जब बात जेंडर की आ गई है तो ऑब्वियसली कंपैरिजन होगा बिटवीन द मेल एंड फीमेल, हु इज मोर प्रोडक्टिव एंड हु इज मोर एफिशिएंट। देन मेजर्स जेंडर इनइक्वालिटी इन डेवलपमेंट, ठीक है, तो जेंडर के बीच में कितनी इनइक्वालिटी है, मान लो कि मेल और फीमेल दोनों एक लेवल का काम कर रहे हैं पर फीमेल को कम सैलरी दी जा रही है और मेल को ज्यादा, तो दिस विल
रिड्यूस द डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। देन आगे चलते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स मतलब मेजर जेंडर बेस्ड डिसएडवांटेज, ठीक है। तो किस जेंडर के साथ क्या डिसएडवांटेज है उसको मेजर करता है, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीजें इंक्लूड है। देन आगे चलते हैं, फिर आता है क्या, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, जिसको एमपीआई बोलते हैं, डेवलप्ड बाय यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। तो इसका क्या है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड है, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो बेसिकली आप एक टेबल बना लेना, ठीक है, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें आप ये जो मल्टीपल इंडेक्सेस फॉर डेवलपमेंट के कैलकुलेशन के लिए जो इंडेक्सेस हैं उसके लिए आप एक टेबल बना करके ये चीज मेंशन करते जाना, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बिफोर द एग्जाम आप रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ बदल रही है, कहीं पे जेंडर की बात आ रही है, कहीं पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात आ रही है, कहीं पे आ रही है जॉब और अपॉर्चुनिटीज की बात, ठीक है। तो इस तरीके से देन आगे चलते हैं। उसके बाद आता है क्या, ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या है कि जब जीडीपी से कुछ चीजें माइनस कर दी जाए, क्या चीजें, कि आपने कितना एनवायरमेंट को पोल्यूट किया, कितना आपने एनवायरमेंट को डिग्रेड किया, एंड जो रिसोर्स कितने आपके डिप्लीट हुए टू प्रोड्यूस दैट जीडीपी। तो आप जीडीपी आपने बढ़ाया, पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि ग्रीन जीडीपी डैमेज ना हो, सिंस ग्रीन जीडीपी के डैमेज होने का मतलब क्या है कि आपने एनवायरमेंट को ज्यादा पोल्यूट किया, डिग्रेड किया, एज वेल एज आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं किया, ठीक है। देन एडजस्ट जीडीपी बाय कंसीडरिंग एनवायरमेंट डैमेज, ठीक है, तो एनवायरमेंट डैमेज को भी ध्यान रखना है, एंड इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला है ऑफ द ग्रीन जीडीपी। देन आगे चलते हैं, इसके बाद आ जाता है हमारा कंक्लूजन। तो ये थे डिफरेंट इंडेक्सेस फॉर ह्यूमन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजरमेंट, ठीक है। देन आगे चलते हैं, तो अब जो बेसिकली लास्ट आपका जो टॉपिक है वो शुरू हो चुका है। तो इसमें बेसिकली मल्टीपल इंडेक्स प्रोवाइडेड थे, जो हमने अभी जस्ट ब्रीफ में डिस्कस करे हैं वही इंडेक्सेस हैं, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं, और ये भी आप मेंशन कर सकते हो, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो इन द एग्जाम्स कि जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या क्या इंडेक्स को यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला पीक्यूएलआई को देखते हैं, डेवलप्ड बाय मॉरिस डी मॉरिस, हम डिस्कस कर चुके हैं। मेजर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ इंस्टेड ऑफ इनकम, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करता है, बिकॉज इट इज द इंडेक्स फॉर डेवलपमेंट नॉट फॉर ग्रोथ, ठीक है। देन फोकस ऑन बेसिक ह्यूमन नीड्स, तो बेसिक ह्यूमन नीड्स पे फोकस करता है, ठीक है। देन आगे चलते हैं, अब कंपोनेंट्स अगर देखें तो क्या है, तीन है। पहला लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन इसके इंडिकेटर्स हैं। देन आगे चलते हैं, मेथड ऑफ कैलकुलेशन अगर देखें तो क्या है, ईच कंपोनेंट इज स्केल्ड फ्रॉम 0 to 100, तो तीन कंपोनेंट्स हैं, तो मतलब कितना हुआ, 300 तक के पॉइंट्स इसको मिलते हैं। देन फाइनल जो फॉर्मूला है दैट इज एवरेज ऑफ ऑल थ्री इंडिकेटर्स। मान लो एक कंट्री को 50 पॉइंट्स मिले इन फर्स्ट इंडिकेटर, देन 50 पॉइंट्स मिले एंड 60 पॉइंट्स मिले, ठीक है। तो कितना हो गया, 160 हो गया, अब 160 डिवाइड बाय 3, ठीक है, तो एवरेज आ जाएगा इसका। देन आगे चलते हैं, फॉर्मूला अगर देखें तो क्या है, PQLI इज इक्वल टू लिटरेसी इंडेक्स प्लस IMR इंडेक्स, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडेक्स एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स डिवाइड बाय 3। देन अब आपके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन समझ लेते हैं ऑफ PQLI इंडेक्स, ठीक है। तो फोकस ऑन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। देन सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, एंड यूजफुल फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, तो कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए यूजफुल है। देन लिमिटेशंस अगर देखें तो इग्नोर इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को इग्नोर करता है, एंड लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिकेटर्स हैं, तीन ही है, ठीक है। देन डज नॉट रिफ्लेक्ट इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। देन आगे चलते हैं, तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ PQLI, ठीक है। तो PQLI का ये कंक्लूजन है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, ये आपका आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू डेवलप हुआ था, एंड कंसेप्चुअलाइज्ड बाय महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन, ठीक है। मेजर्स ऑल ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये मेजर किसको करता है, ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट को, सिर्फ इनकम को मेजर नहीं करता, मतलब ग्रोथ को मेजर नहीं करता, बल्कि डेवलपमेंट को मेजर करता है। देन कंपोनेंट्स अगर देखें तो क्या है, सबसे पहले इसमें भी तीन चीजें आती हैं, क्या क्या, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तीन चीजें आती हैं, मतलब क्या क्या, हेल्थ में एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, और एजुकेशन का मतलब क्या है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ग्रॉस नेशनल इनकम, मतलब GNI के थ्रू ये जो है मेजर करता है पर कैपिटा। देन उसके बाद अब देखते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेशन, सीधा फॉर्मूला समझ लेते हैं। इसमें जो इंडेक्स है वो 0 to 1 के बीच में होता है, ठीक है। अब इंडेक्स का फॉर्मूला देखें अगर, तो HDI इज इक्वल टू हेल्थ इंडेक्स इंटू एजुकेशन इंडेक्स इंटू इनकम इंडेक्स डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो ये देन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस को अगर देखें तो क्या है, ब्रॉडर देन GDP, ठीक है। तो GDP के कंसेप्ट से ब्रॉड है। देन आगे चलें, फोकस ऑन ह्यूमन वेलफेयर, तो ह्यूमन वेलफेयर पे फोकस करता है रेदर देन द इनकम, एंड देन अलाउज इंटरनेशनल कंपैरिजन, ठीक है। तो इंटरनेशनल कंपैरिजन को अलाउ करता है। एंड देन लिमिटेशंस अगर देखें तो क्या है, ड्रॉबैक्स, लिमिटेड इंडिकेटर्स हैं एंड डज नॉट फुल्ली कैप्चर
इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी को कैप्चर नहीं करता, एंड इग्नोर्स एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, तो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को ये इग्नोर करता है, साइड करके चलता है। देन दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस HDI, ठीक है। देन आगे चलते हैं। अब आता है आपका क्या, ग्रीन इंडेक्स, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, या फिर ग्रीन जीडीपी जिसको बोलते हैं। तो ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या है, एन इंडिकेटर दैट एडजस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई अच्छी बात है, पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रख के करनी है, तभी ग्रीन जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है। देन मेजर्स डेवलपमेंट अलोंग विद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान रखना है। देन आगे चलते हैं। तो ग्रीन जीडीपी का फॉर्मूला अगर देखें तो क्या है, जीडीपी माइनस एनवायरमेंटल कॉस्ट, जो भी कॉस्ट एनवायरमेंट को हुई है, ठीक है, पॉल्यूशन हुआ है या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो वो चीज को माइनस कर देंगे तो जीडीपी निकल आएगा ग्रीन जीडीपी, ठीक है। देन इससे क्या मिलता है, पॉल्यूशन का लेवल, रिसोर्स डिप्लीशन कितना हुआ, एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कितना हुआ, ठीक है। देन कंपोनेंट्स अगर देखें तो क्या है, सबसे पहला नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन, मतलब फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा कितने डिप्लीट हुए। देन पॉल्यूशन कॉस्ट, कितना एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन हुआ। देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कितना हुआ, उसके एक्सपेंडिचर पे कितना खर्चा किया आपने। देन सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर्स, एंड देन आगे चलते हैं। अब इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस देख लेते हैं। तो एडवांटेज अगर देखें तो क्या है, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, तभी जो ग्रीन जीडीपी होगा वो बढ़ेगा। एंड देन रिफ्लेक्ट्स ट्रू इकोनॉमिक प्रोग्रेस, तो ये है मिरर ऑफ ट्रू इकोनॉमिक प्रोग्रेस, कि प्रोग्रेस हो, ग्रोथ हो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, पर जो ग्रोथ होना चाहिए वो जो हमारा नेचर है उसके कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। देन हेल्प इन एनवायरमेंट पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, तो इससे क्या होता है, एनवायरमेंट पॉलिसी मेकिंग में हेल्प होती है, सिंस ये हमें क्या देता है कि कितना जीडीपी बनाने में कितना एनवायरमेंट को इफेक्ट हुआ। देन उसका लिमिटेशंस अगर देखें तो डिफिकल्ट टू मेजर एनवायरमेंट कॉस्ट एक्यूरेटली, तो एनवायरमेंट को कितना लॉस हो रहा है इसको मेजर करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। एंड देन लैक ऑफ स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है किस चीज के लिए, इसके लिए, ठीक है। देन उसके बाद डेटा अवेलेबिलिटी इश्यूज, ठीक है, तो डेटा अवेलेबिलिटी इश्यूज भी हो जाते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर दिया जाता है। देन आपका एक कंक्लूजन है, ठीक है, इसको एक बार आप देख लेना बिफोर द एग्जाम्स, ताकि आप अपने आंसर को अच्छे से कंक्लूड कर पाओ। देन उसके बाद आगे चलते हैं। अब आता है आपका क्या, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का मतलब क्या है, ह्यूमन कितना हैप्पी है, ठीक। तो अ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय किंग वांगचुक ऑफ भूटान फोकस ऑन हैप्पीनेस एंड वेलबींग रेदर देन इनकम, ठीक है, तो इनकम पे फोकस ना करके हैप्पीनेस और वेलबींग पे फोकस किया इन्होंने, एंड ऑल्टरनेटिव टू जीडीपी बेस्ड डेवलपमेंट, ठीक है, तो जीडीपी बेस्ड डेवलपमेंट का एक ऑल्टरनेटिव है। देन कोर फिलॉसफी देखें अगर क्या है, तो डेवलपमेंट विद वैल्यूज, मतलब डेवलपमेंट करो पर पैसों के लिए अपनी वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज मत करो, अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज मत करो। देन बैलेंसेस मटेरियल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है, तो मटेरियलिस्टिक ग्रोथ मतलब पैसों के लिए जो ग्रोथ है वो तो होनी चाहिए, पर स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ भी जरूरी है। देन फोकस ऑन सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब जब नेचर को ज्यादा नुकसान ना हो, और इक्विटेबल डेवलपमेंट हो मतलब मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी हो और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो। फोर पिलर्स अगर देखें तो क्या है, सस्टेनेबल, इक्विटेबल, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। देन एनवायरमेंट कंजर्वेशन होना चाहिए, एंड देन प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर होना चाहिए, जो कि मेन चीज है, एंड गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। तो ये बेसिकली 4 पिलर्स हैं। तो अगर आपको जीएनएच याद करना हो, मतलब ह्यूमन हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है उसको आप इस तरीके से याद करो कि पैसा कमाना एक चीज है, मान लो कि किसी की 10 लाख की इनकम है, किसी की 10,000 की इनकम है, और किसी की 10 करोड़ की इनकम है, ठीक है, पर मेन चीज क्या है, मेन चीज उसकी हैप्पीनेस है। 10 लाख वाला भी खुश है, 10 करोड़ वाला भी खुश है, और मान लो 10,000 वाला खुश नहीं है, या उसका उल्टा कर देते हैं, 10 करोड़ वाला खुश नहीं है, 10 लाख वाला भी खुश नहीं है, पर 10,000 वाला खुश है, तो दिस मैटर्स नॉट एनीथिंग एल्स, ठीक है। देन आगे चलते हैं। उसके बाद अब देखते हैं 9 डोमेन्स क्या क्या है। सबसे पहला साइकोलॉजिकल वेलबींग, मतलब साइकोलॉजी से फिट होने चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, एंड टाइम का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। देन कल्चरल डाइवर्सिटी होनी चाहिए, मतलब दूसरे के कल्चर को समझना चाहिए पर अपने कल्चर को भी प्रिजर्व करके चलना चाहिए। देन गुड गवर्नेंस होनी चाहिए फॉर द डेवलपमेंट स्पिरिचुअल एज वेल एज मटेरियल। देन कम्युनिटी वाइटैलिटी होनी चाहिए, एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होनी चाहिए, एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है इंप्रूव होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें क्या है, 9 डोमेन्स ऑफ जीएनएच, ठीक है, तो इसका फ्लो चार्ट बना के इसको आप याद कर सकते हो। देन आगे चलते हैं, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, इसको अगर देखते हैं तो क्या है, फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब सिर्फ पैसों पर नहीं बल्कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया। देन प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग, तो दोनों चीजों को प्रमोट किया। एंड देन यूनिक एंड ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, ठीक है, तो अभी तक क्या थी, इकोनॉमिक सेंट्रिक अप्रोच थी, जहां पर जीडीपी और पैसों के थ्रू जहां पर जा रहा था, पर अब क्या है, ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है इसके थ्रू। देन लिमिटेशंस अगर देखें तो डिफिकल्ट टू मेजर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को मेजर करना मुश्किल है,
सब्जेक्टिव इन नेचर है, मतलब किसी के लिए हैप्पीनेस कुछ हो सकती है, सपोज दैट किसी के लिए हैप्पीनेस फैमिली के साथ बैठ के खाना खाना हो सकती है, और किसी के लिए हैप्पीनेस कोई महंगी गाड़ी हो सकती है, ठीक है। देन नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मतलब यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफर करता है। देन हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स, इसको समझते हैं तो क्या है, सबसे पहले डेवलप्ड बाय न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन NEF, देन मेजर सस्टेनेबल वेलबींग नॉट जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो यहां पर भी जहां पर वर्ड हैप्पी आ जाए वहां पर वेलबींग है, मेन सस्टेनेबल वेलबींग है, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ। देन कंबाइंस ह्यूमन हैप्पीनेस एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट, तो दोनों चीजों को कंबाइन किया कि ह्यूमन हैप्पी भी रहे चीजों में, लाइक पैसों में भी अगर हैप्पी है तो ह्यूमन भी हैप्पी रहे, प्लस इन्वायरमेंट को भी कम इंपैक्ट पड़े, एडवर्स इफेक्ट कम हो जाए। देन उसके बाद कंपोनेंट्स अगर देखें तो क्या है, वेलबींग, हैप्पीनेस लेवल, देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, देन HPI कंसीडर्स बोथ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। देन आगे चलते हैं, मेथड ऑफ कैलकुलेशन अगर देखें तो क्या है, HPI इज इक्वल टू वेलबींग इनटू लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जो वेलबींग का क्राइटेरिया है और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जो यूनिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, पर इसकी वैल्यूज को डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए यूनिवर्सली फॉलो नहीं किया जाता। देन हायर वेलबींग एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीजेस HPI, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर ये दोनों, तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलबींग एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज बढ़ेगी तो HPI बढ़ेगा ही, ठीक है। अगर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बढ़ेगा तो क्या होगा, HPI डाउन जाएगा। देन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस अगर देखें तो क्या है, फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो HPI का फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम समझ चुके हैं। कंबाइंस इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करता है, इन्वायरमेंट को भी और ह्यूमन वेलफेयर को भी। देन इनकरेजेस एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, तो जो रिसोर्सेज का यूज करो पर एफिशिएंट वे में करो, मतलब मैक्सिमम उसका यूज करो, वेस्ट मिनिमम, ठीक है। देन लिमिटेशंस अगर देखें तो क्या है, हैप्पीनेस इज सब्जेक्टिव, तो हर किसी के लिए सब्जेक्टिव है, किसी के लिए मैंने बताया, किसी के लिए फैमिली के साथ खाना खाना हैप्पीनेस है और किसी के लिए गाड़ी। देन लिमिटेड ग्लोबल एक्सेप्टेंस, तो ग्लोबल एक्सेप्टेंस कम है इसकी, एंड डेटा रिलायबिलिटी इश्यूज, तो इसका जो हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया, तो किस तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी को आप कैलकुलेट करोगे या फिर ह्यूमन हैप्पीनेस को। देन आगे चलते हैं, तो ये हमारा कंक्लूजन आ जाता है ऑफ दिस टॉपिक ऑफ HPI, ठीक है। देन आगे चलते हैं, अब आता है क्या, इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है। अब ये क्या है, डेवलप्ड बाय हरमन डेली एंड जॉन बी कॉब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मेजर्स ट्रू इकोनॉमिक वेलफेयर नॉट जस्ट आउटपुट, ठीक है। तो ट्रू इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब क्या है, डेवलपमेंट, सिर्फ ग्रोथ नहीं, ठीक है। देन उसके बाद एडजस्ट ट्रेडिशनल GDP बाय कंसीडरिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बाद में ज्यादा इंट्रोड्यूस हुए कि आप प्रोडक्शन के लिए इन्वायरमेंट को डैमेज ज्यादा नहीं कर सकते। कंसेप्ट अगर देखें तो क्या है, स्टार्ट्स विद पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो जो पर्सन के जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको जोड़ने से शुरू करता है। एडजस्ट फॉर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वायरमेंटल कॉस्ट एंड सोशल फैक्टर्स, तो इसके 3 पॉइंट्स हैं, दैट इज इनकम किस तरीके से डिवाइडेड इन द सोसाइटी, एनवायरमेंट का किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है फॉर एनी प्रोडक्शन, एंड सोशल फैक्टर्स क्या है फॉर एनी प्रोडक्शन। देन कंपोनेंट्स अगर देखें तो क्या है, सबसे पहला पर्सनल कंजम्पशन, पब्लिक स्पेंडिंग ऑन वेलफेयर, दैट इज एजुकेशन एंड हेल्थ इज द रियल वेलफेयर नॉट द मटेरियलिस्टिक थिंग। देन नेगेटिव कंपोनेंट्स अगर देखें तो क्या है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन कॉस्ट एंड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड सोशल कॉस्ट, क्राइम एंड इनइक्वालिटी, तो ये बेसिकली नेगेटिव फैक्टर्स है जो कि ISEW को कम करेगा, और पॉजिटिव कंपोनेंट्स ये हैं जो इसको बढ़ाएगा, ठीक है। देन आगे चलते हैं, उसके बाद आ जाओ एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस को देख लेते हैं। इंक्लूड्स इन्वायरमेंटल एंड सोशल कॉस्ट, ठीक है, तो इन्वायरमेंट कॉस्ट को और सोशल, इन्वायरमेंट पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है प्रोडक्शन का और सोसाइटी पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है प्रोडक्शन का, दोनों को इंक्लूड करता है। देन रिफ्लेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, एंड बेटर इंडिकेटर ऑफ रियल वेलफेयर देन GDP, ठीक है। तो ये क्या है, बेटर इंडिकेटर है कि रियल वेलफेयर क्या हो रहा है GDP की तुलना से, ठीक है। देन उसके बाद लिमिटेशंस अगर देखें तो क्या है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, तो जो इसकी कैलकुलेशन है बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। देन डिफिकल्ट टू असाइन मॉनेटरी वैल्यूज, तो मॉनेटरी वैल्यूज असाइन करना कि ह्यूमन कितना मॉनेटरी वैल्यू में खुश है, या फिर जो इन्वायरमेंट और सोशल कॉस्ट को यहाँ पे जो बार बार कहा जा रहा है उसको कितनी वैल्यू में आप उसको तोलोगे। देन डेटा लिमिटेशंस, तो ये इसके लिमिटेशंस है। देन आगे चलते हैं, देन द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है, तो यहाँ पर ये ISEW का टॉपिक खत्म हो जाता है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको बोलते हैं MPI शॉर्ट, ठीक है। तो डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, एंड मेजर्स मल्टी डिप्रिवेशंस फेस्ड बाय इंडिविजुअल्स, ठीक है, क्या क्या है, गोज बियॉन्ड इनकम बेस्ड पॉवर्टी, ठीक है। तो इनकम बेस्ड पॉवर्टी के अलावा जो मेजर्स हैं उसको भी इन्होंने कैलकुलेट किया। तो इसके डायमेंशंस अगर देखें तो हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, 3 डायमेंशंस है,
तो इन तीनों डायमेंशंस को इन्होंने इंक्लूड करा फॉर द डेवलपमेंट एस्पेक्ट। देन आगे चलते हैं। तो इंडिकेटर्स अगर देखें एमपीआई के रियल इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, तो 10 हैं टोटल इंडिकेटर्स। हेल्थ के 2 इंडिकेटर्स हैं, पहला न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। देन उसके बाद एजुकेशन के 2 स्टैंडर्ड्स हैं, दैट इज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके क्या है, इंडिकेटर्स हैं। देन आगे चलते हैं। उसके बाद आता है आपके बाकी जो 6, 2 और 2 4 हो गए ना हेल्थ के और एजुकेशन के। अब बचे जो 6 अदर इंडिकेटर्स, दैट इज कुकिंग फ्यूल, देन सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स, ये इसके बाकी फैक्टर्स हैं, ठीक है, या फिर कहूं तो बाकी इंडिकेटर्स हैं। देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो ईच इंडिकेटर जो है, जो ये हमने 10 इंडिकेटर्स डिस्कस किए, क्या शो करते हैं, अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेप्रीवेशन, ठीक है। तो कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी चीज से डिप्राइव्ड है, तो बेसिकली हर टाइप का डेप्रीवेशन शो करते हैं ये 10 इंडिकेटर्स। देन आगे चलते हैं। उसके बाद आता है क्या, मेथड ऑफ कैलकुलेशन, ये देख लेते हैं। तो ईच इंडिकेटर इज असाइन्ड टू अ वेट, ठीक है। तो हर इंडिकेटर को एक वेट मिला, एक वैल्यू मिली, ठीक है। अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ डिप्राइव्ड इन एटलीस्ट 1/3 ऑफ द वेटेड इंडिकेटर्स, ठीक है। तो मान लो 10 इंडिकेटर्स हैं, अब 1/3 मतलब कितना हुआ, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4, ठीक है। तो 3 से 4 इंडिकेटर्स में अगर वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर डिप्राइव्ड है, तो वो क्या माना जाएगा कि ही इज कंसिडर्ड टू बी अ पुअर पर्सन, ठीक है। देन एमपीआई का मतलब क्या है, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इनटू इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो एमपीआई का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इंसिडेंस ऑफ द पॉवर्टी मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी ऑफ द पॉवर्टी, ठीक है। तो मतलब क्या है, एमपीआई कैप्चर्स बोथ हाउ मेनी पीपल आर पुअर एंड हाउ पुअर दे आर, ठीक है। तो कितने लोग पुअर हैं और कितने, किस हद तक वो पुअर है, ठीक है। तो हाउ मेनी पीपल आर पुअर और हाउ पुअर दे आर, कितने पुअर, ठीक है। देन आगे चलते हैं। अब आता है आपका एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। अगर देखें तो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ पॉवर्टी है, हेल्प इन टारगेटिंग पॉलिसी मेकिंग एंड रिफ्लेक्ट्स रियल लिविंग कंडीशंस, ठीक है। तो जो इंडिकेटर्स हमने पढ़े उसी के अकॉर्डिंग हम इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं। देन लिमिटेशंस अगर देखें तो डेटा इंटेंसिव है, कॉम्प्लेक्स मेथोडोलॉजी है, एज वेल एज मे नॉट कैप्चर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो जो उसने इंडिकेटर्स दिए वो 10 ही हैं, पर उन 10 इंडिकेटर्स में सारे एस्पेक्ट्स तो नहीं आ सकते ना पॉवर्टी के, तो इसलिए ये इसकी लिमिटेशन है। देन उसके बाद तो इसी के साथ आपका टॉपिक ओवर हो जाता है ऑफ यूनिट नंबर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ सेमेस्टर नंबर 4, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और जो मैंने मेथड चेंज किया है टीचिंग का फ्रॉम द पीडीएफ वर्जन टू द पीपीटी वर्जन, ठीक है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पीडीएफ बहुत लंबी होती है, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा उनसे पढ़ना स्क्रीन पे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये पैटर्न अच्छा नहीं लगा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो, मैं वापस से पीडीएफ वाला कंसेप्ट शुरू कर दूंगा, मुझे कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मुझे बेटर लगा तो इसलिए मैंने ये चीज स्टार्ट करी है। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप बता दीजिए, ठीक है। और कोई डाउट है इससे रिलेटेड या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।